न्यू पॉइंट इज द मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज MIRR। तो MIRR का कैलकुलेशन करें उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बिफोर वी दैट इज प्रोसीड फर्दर। हाँ, देखो बेसिकली वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस। हाँ, दैट क्या होता है, जो हमारा IRR का कैलकुलेशन है, IRR का कैलकुलेशन इज मेकिंग एन अजम्पशन कि जो भी हमारे इंटरनल कैश अक्रूवल्स है, दोस इंटरनल कैश अक्रूवल्स विल बी री इन्वेस्टेड एट IRR रेट। सपोज हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं $1000 का, हमारा कैश इनफ्लो है लेट अस से फर्स्ट ईयर का $300, सेकेंड ईयर का $500 और लास्ट ईयर का लेट अस से $700। इसका हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया एंड लेट अस से दैट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम्स टू 16%। तो अजम्पशन ऐसा है कि जो पहले साल का कैश अक्रूवल है वो सेकेंड एंड थर्ड ईयर में हम लोग 16% से री इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड ईयर का कैश अक्रूवल है उसको अगेन 16% से री इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा इनका अजम्पशन है। वी अंडरस्टैंड दैट से अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सपोज कि सिर्फ 6%, तो मेकिंग द अजम्पशन दैट आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% है तो भी आप 16% पे री इन्वेस्ट कर सकते हो, ये गलत अजम्पशन है। So in order to overcome this limitation, we are having a term called modified internal rate of return. तो जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि IRR is making wrong assumption. Further we understand something like this. Suppose there are two projects, project A and project B, ऐसा करके दो projects है। हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ के 16% और यहाँ का है सपोज कि 25%। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9%। एंड लेट अस से दैट दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इसका मतलब क्या, दो में से हम लोग एक ही प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों में साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस, लॉजिकली अंडरस्टैंड दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर मेकिंग एन अजम्पशन कि प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो उसका इंटरनल कैश अप्रूवल हम लोग 16% पे री इन्वेस्ट करेंगे। अब प्रोजेक्ट बी लेंगे ना तो उसका इंटरनल कैश अप्रूवल 25% पे री इन्वेस्ट करेंगे। अरे भाई ये तो कैसी बात हुई, एक ही कंपनी का एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दो री इन्वेस्टमेंट रेट पॉसिबल ही नहीं है। वी अंडरस्टैंड एट से अगर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है आइदर टू री इन्वेस्ट एट 16% और टू री इन्वेस्ट एट 25%, तो ऑफकोर्स कंपनी क्या करेगा, 25% पे री इन्वेस्ट करेगा। सो मेकिंग अजम्पशन ऑफ say two reinvestment rate at one point of time is foolishness. So to overcome this limitation we are having modified internal rate of return. Further we understand something like this, there are very certain exceptional cash flow series कि जिसके अंदर क्या होता है, we are having outflow, we are having inflow and we are having again outflow, ऐसा सिचुएशन होता है। या तो फिर इनफ्लो, आउटफ्लो और वापस इनफ्लो। नाउ ऐसे कैश फ्लो सीरीज में बेसिकली क्या होता है, ऐसे कैश फ्लो सीरीज में ऐसा होता है कि वी आर हैविंग से द मल्टीपल IRR। मल्टीपल IRR का मतलब क्या होगा, दैट से वी विल बी हैविंग लेट अस से कॉस्ट ऑफ कैपिटल 25% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 35% एंड दिस टू डिस्काउंटिंग रेट्स NPV विल बी 0। यानी क्या होगा, देयर विल बी 2 IRR, यानी क्या होता है, मल्टीपल IRR हो जाता है। सो वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस और वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, ऐसा हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, दैट से देयर इज मोर देन वन डिस्काउंटिंग रेट एट विच NPV ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0। जब एक से ज्यादा डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर NPV ऑफ द प्रोजेक्ट 0 हो जाता है ना, तब डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि से in which circumstances the project should be accepted. However, again to overcome this limitation, say we are having modified IRR. कैसे कैलकुलेशन करना है वो भी हमको डिस्कस करेंगे, पर हमको क्या है, सबसे पहले लिमिटेशन को ओवरकम करना है, इसके लिए हम लोग मॉडिफाइड IRR का कैलकुलेशन करते हैं। Let us read the content now for the ना देखो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने शुरू किया है प्रॉब्लम्स विद IRR। प्रॉब्लम्स विद IRR से क्यों शुरू किया, क्योंकि उनको पता है कि
सबसे पहले हम लोग बताएंगे उनको कि क्यों हम लोग ज़रूरत है मॉडिफाइड IRR की। देयर आर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विद द स्टैंडर्ड IRR कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड IRR के कैलकुलेशन में बहुत सारा लिमिटेशंस है। The assumptions, the IRR is often mistakenly assumed to be measured of a return of a project, which it is not. IRR only represents a return from the project. Highlight this portion, this is important. If the funds can be reinvested at IRR for the duration of the project. यानी इंटरनल कैश अक्रूवल को अगर हम लोग IRR पे रीइन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो ही हमको IRR का जितना रिटर्न मिलेगा। अगर हमको इंटरनल कैश अक्रूवल्स के ऊपर उतना रिटर्न नहीं मिलता है जितना IRR बोल रहा है, तो IRR इज मिसलीडिंग टू अस कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा। द डिसीजन रूल इज नॉट ऑलवेज क्लियर कट। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोजेक्ट हैज 2 IRR or more. It is difficult to do interpretation of the rule which says accept the project if IRR is the higher than cost of capital. कैलकुलेशन ही गलत हो गया तो उससे डिसीजन भी गलत हो जाएगा। चूजिंग बिटवीन द प्रोजेक्ट्स, सीन्स प्रोजेक्ट्स हैव मल्टीपल IRRs। देखो मल्टीपल IRR कौन सी परिस्थिति में होगा वो मैंने आपको समझाया। कैश फ्लो सीरीज में आउटफ्लो है बेटा, इनफ्लो है, वापस आउटफ्लो है, या तो रिवर्स, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, वापस इनफ्लो। और नन एट ऑल, नन का मतलब क्या होगा, IRR पॉसिबल ही नहीं। ऐसा कब हो सकता है सर? देखो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, यहाँ पे क्या है, आउटफ्लो है, यहाँ पे इनफ्लो है, यहाँ पे वापस आउटफ्लो, आई एम सॉरी 1000 का आउटफ्लो है, 300 का इनफ्लो है, 200 का इनफ्लो है, एंड वापस 300 का इनफ्लो है ना। देखो ये टोटल ही कितना हो रहा है, ये टोटल ही हो रहा है से 800। ना 800 का प्रेजेंट वैल्यू 1000 तक जा ही नहीं सकता है, पता चला? ऐसा बोलना चाहते हो। हाँ, इट इज देयरफॉर यूजुअली कंसिडर्ड मोर रिलायबल टू कैलकुलेट द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पर्पसेस। यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई रहने दो ना, ये हम लोग इसलिए NPV को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मोर प्रॉब्लम्स विद IRR, यानी वही का वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। हाँ, फॉर कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स, कन्वेंशनल प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, पहले आउटफ्लो है फिर इनफ्लो। Those with the cash outflow at time 0 followed by the inflow over the life of the project. The decision rule states that project should be accepted if IRR exceeds the discounting rate. However, unconventional projects, unconventional का मतलब क्या होगा, जो मैंने कैश फ्लो सीरीज आपको बताया था। Different cash flow pattern may have no IRR, more than one IRR, or single IRR, but the project should only be accepted if cost of capital is greater. IRR calculation, that is calculates the discounting rate that would cause the project to break even, assuming it. Cost of financing the project is the return that can be earned on the project earned by the project. Since in practice these rates are likely to be different, यानी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और IRR ये दोनों अलग अलग होने का पूरा पॉसिबिलिटी है। द IRR इज अनरिलायबल, यानी वो लोग बोल रहे हैं भी रहने दो, इसको यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। अ प्रोजेक्ट विद द हायर IRR इज नॉट नेसेसरली वन ऑफरिंग द हाईएस्ट रिटर्न इन NPV टर्म्स, एंड IRR इज देयरफॉर अनरिलायबल टूल फॉर चूजिंग बिटवीन, हाईलाइट द पोर्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। देखो सिंगल प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन जब हो रहा है, किसका, सिंगल प्रोजेक्ट का, उस केस में क्या होगा बेटा, वेदर यू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन NPV और यू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन IRR, दोनों का हमारा जो डिसीजन होगा वो हमेशा जो होगा वो सेम होगा। हाँ, अच्छा, ठीक है, IRR और NPV करेक्ट। Whenever there is single project evaluation, then in that case, whether you are evaluating through NPV criteria or through IRR criteria, you will be having the same decision. Clear? However, when it comes to the mutually exclusive, तो mutually exclusive में क्या हो जाता है, NPV criteria का रैंकिंग गलत भी हो सकता है।
वो लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट ए और बी में प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करो, क्यों? क्योंकि उसका IRR ज़्यादा है। पर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है प्रोजेक्ट बी का NPV ज़्यादा है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको प्रोजेक्ट बी लेना चाहिए। पता चला? यस, IRR क्या है, अनरिलायबल है इस वजह से। क्लियर? श्योर है ना? दो चीज़ मैंने समझाया। सिंगल प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप IRR का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि IRR का डिसीजन हमेशा NPV से सेम ही रहेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में IRR के ऊपर भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग डिफरेंट हो सकता है और ऊपर से वो गलत हो सकता है। क्लियर? A more useful measure is the modified IRR और MIRR। उसका कैलकुलेशन अभी हमको समझने का बाकी है, पर बहुत आसान है, एंड फर्दर वी आर अलाउड टू यूज स्प्रेडशीट, तो और आसान हो जाता है। दिस मेजर हैज बीन डेवलप्ड to counter the above problem since it is unique, gives measure of the return from the project, and it is simple percentage. It is therefore more popular with non-financially minded that is managers, as a simple rule can be applied. MIRR is the project return. अगर MIRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, और अगर कम है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो। ठीक है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो हम लोग लॉजिकली ऐसा समझ सकते हैं, कंसीडरिंग दैट द री इन्वेस्टमेंट इज एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी और द री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ द कंपनी विच इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, आपको कितना रिटर्न मिलता है वो हमको MIRR बताता है। ठीक है? MIRR मेजर्स द इकोनॉमिक यील्ड, देखो बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, इकोनॉमिक यील्ड of the investment under the assumptions that any cash surplus are highlight the portion for the reinvested। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? reinvestment at the firm's cost of capital। although modified internal rate of return like IRR cannot replace the NPV as the principal evaluation technique, it does give the measure of the maximum cost of finance that the companies could sustain and allow the project to remain worthwhile। ठीक है? श्योर बेटा? यानी वो लोग बोल रहे हैं कि देखो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, पर हम लोग ऐसा क्लेम नहीं करते दैट इट इज बेटर देन इवन NPV। NPV तो भाई बेस्ट ही है। एक ही परिस्थिति में NPV क्राइटेरिया है ना, वो स्ट्रगल करता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग में जब प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल इन नेचर तभी NPV क्राइटेरिया मात खा जाता है, और उस केस में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्राइटेरिया है वो उसको सुपरसीड करता है। फॉर दिस रीजन इट गिव्स द यूजफुल इनसाइट इनटू द मार्जिन ऑफ एरर और रूम फॉर द नेगोशिएशन व्हेन कंसीडरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देखो ये जो उन्होंने दे रखा है ना, वो मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे को पहले आपको एक क्वेश्चन करवाना है, फिर मैं ये पढ़ूंगा ना तो आपको पता चलेगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर देते हैं और उसके ऊपर से हम लोग ये मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करते हैं। पहले मैं थोड़ा लिख के समझाता हूँ जिसकी वजह से आपको आइडिया रहेगा। आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, 2 मिनट के लिए, आप तो ध्यान दो। अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश फ्लो इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर का 8,000, सेकेंड ईयर का 12,000, थर्ड ईयर का 4,000, लास्ट ईयर का 2,000। इन्वेस्टमेंट है 20,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8% और कैलकुलेट द मॉडिफाइड IRR। ठीक है? दैट इज द क्वेश्चन। ईयर 1 का कैश अक्रूवल बोला ना कितना है? 8,000। सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का 4, लास्ट ईयर का 2। तो देखो हम लोगों ने IRR क्राइटेरिया का बोला कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, बोल रहे कि चलो हमारी गलती क्या है, तो हमने बोला कि आप गलत री इन्वेस्टमेंट रेट अज्यूम कर रहे हैं। तो IRR क्राइटेरिया बोला कि चलो ठीक है भाई हमारा गलती हो गया, हम लोग गलत री इन्वेस्टमेंट रेट अज्यूम कर रहे हैं। आप बताओ कौन सा री इन्वेस्टमेंट रेट है? तो आपने बोला 8%। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, आपने जो बोला है ना, अभी हम लोग हमारा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपने क्या बोला दैट इट कैन बी री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% फॉर
हाउ मेनी ईयर्स? पहले साल में पहला 3 ईयर्स बेटा। अपने को क्या करने का, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक जाने का है ना। उन्होंने क्या बोला, लेट्स से हमारा गलती हमने मान लिया, क्या गलती है हमारा, लेट्स से वी आर मेकिंग रॉन्ग अजम्पशन ऑफ द रीइन्वेस्टमेंट रेट। नाउ वी विल रीइन्वेस्ट द इंटरनल कैश अक्रूवल एट द रेट यू हैव टोल्ड अस, और आपने क्या बोला है मेरे को, 8%। सेकेंड ईयर का रीइन्वेस्टमेंट कौन से रेट, सेकेंड ईयर का कैश अक्रूवल विल बी रीइन्वेस्टेड एट 8% फॉर, वेरी गुड, 4000 का 1 ईयर, और लास्ट ईयर का रीइन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल, ठीक है ना, ये एक वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सिर्फ समझने के लिए, सपोज ये 30,000 आता है, अभी MIR क्राइटेरिया क्या पूछता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 20,000, 20,000 कितना हो गया, 30,000, कितने साल में, 4 साल में। तो ऑन एन एनुअली कंपाउंडेड बेसिस आपको रिटर्न क्या मिलेगा, वो मैं कैलकुलेट करके आपको दूंगा। कैसे, 20,000 इंटू, एकदम ध्यान रखना बेटा, 1 प्लस मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रेज टू, वेरी गुड, इज इक्वल टू 30,000। यस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये लोग अभी यही चीज यहाँ पे हमको ऐसा बताते हैं, है ना। अभी मैं थोड़ा कंटेंट रीड करता हूँ जिसकी वजह से आपको आइडिया रहेगा। There are several ways of calculating the modified internal rate of return, but the simplest is to use following formula. उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, which is provided on the formula sheet in the examination. हमको दे रखा होगा पर हमको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। Modified internal rate of return, देखो हाँ, यहाँ पे मैं ये जो इक्वेशन है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। 1 प्लस मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न raised to 4 is equal to 30,000 divided by 20,000. 30,000 एक assume figure है। 1 plus modified internal rate of return is equal to, इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। raised to क्या करेंगे, 1/4। so modified internal rate of return is equal to 1.50 raised to क्या करेंगे, 1/4 minus 1, जो भी आंसर है into 100 करके हमारा आंसर क्या आ सकता है, परसेंटेज टर्म में। यस नो। तो देखो अभी मैं यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दे रखा है, दैट से ये है हमारा द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिटर्न फेस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ऐसा करके उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना, श्योर। तो इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, चलो गेट एन आंसर। Hitting that down. Calculation of MIRR. Step number 1. ये भूल गया, आई एम सॉरी। Calculation of MIRR, नहीं, calculation of future value of internal cash accrual. Year 1 to year 4. कैश फ्लोस फर्स्ट ईयर का 8,000, सेकेंड ईयर का 12,000, थर्ड ईयर का है 4,000 और लास्ट ईयर का है 2,000।
फ्यूचर वैल्यू, हाँ, reinvestment rate at percentage, 8,000 into 1 plus 0.08 रेस टू क्या करेंगे बेटा, रेस टू करेंगे इस पर 3 साल, उसके बाद सेकेंड ईयर का कैश अक्रूवल उसको हमको 2 साल के लिए री इन्वेस्ट करना है, थर्ड ईयर को हमें 1 साल के लिए री इन्वेस्ट करना है, और लास्ट ईयर को री इन्वेस्टमेंट करना है। सो फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन हो गया हमारा, आई थिंक इट इज 30,394, फाइन बेटा। हाँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ MIRR, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 है शायद, हाँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरनल कैश अक्रूवल्स, modified IRR, future value of internal cash accrual divided by initial investment, रेस टू क्या करेंगे, रेस टू करेंगे 1 divided by number of years -1, so that is near to 11.03%. एक बार फिर से फार्मूला अब दिखा सकते हैं। हाँ बताओ। Equals to 30,000 divided by इन्वेस्टमेंट 20,000, investment. रेस टू क्या करेंगे 1/4, जो भी आंसर है उसमें से क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग आंसर, और फिर मैंने परसेंटेज में उसको फॉर्मेट कर दिया। मेरा तो 62 आ रहा है। चेक करो ना बेटा। देखो जो